नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 वीडियो की सीरीज कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 20 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 19 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप पढ़ने के बाद रिवीजन भी कर रहे होंगे। इस पार्टिकुलर सीरीज की पीडीएफ जो है आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको जिस भी भाषा के अंदर जो है सहूलियत होती है पढ़ने में, लेकर के पढ़ सकते हैं और अपने जर्नी को साकार कर सकते हैं। ये आपके न्यू एग्जाम वेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को इस सीरीज में रखे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा फुल फायदा के लिए। और हमारी एक क्वेश्चन के साथ कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए रामबाण होते हैं, जो आपके आने वाले समय में एग्जाम हॉल के अंदर सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नजर आने वाली है और आती आई है। चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्लास। भीड़ भाड़ से हटकर सिर्फ काम की बात, यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ पढ़ाई, है ना। हमारा अगर कोई भी कंटेंट चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट बाय करनी होती है, एक छोटी सी फी अदा करके, है ना, और अपने जर्नी को साकार करना होता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के प्रयोग करते हुए भी आप हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हैं और वहां से कंटेंट बाय कर सकते हैं। कंटेंट की अवेलेबिलिटी की बात करें तो एसएससी के विभिन्न एग्जाम, इसके अलावा रेलवे, दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम की भी कंटेंट अवेलेबल है। ये जो दो आप लोगो देख रहे हैं ये हमारी टॉपर चॉइस की है, जो हाल में ही रिलीज हमारा नया ई बुक है, जो न्यू एग्जाम वेंडर के अनुसार इसमें क्वेश्चन कथन स्टेटमेंट के रूप में ज्यादा कराए गए हैं। और ये पैरासीटामोल 2 मार्क बूस्टर के रूप में है, जिनको मार्क इनहेंस करना है ये भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेड़ पौधों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन से स्टेटमेंट राइट है। आपको प्लांट के बारे में ऐसा आपसे क्वेश्चन कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है, पौधों में बिंदु स्राव, है ना, का मुख्य कारण जड़ द्वारा अवशोषित जल होता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिससे इसकी पृष्ठ क्षेत्र का मान कम हो जाता है और यह कम पानी में भी सरवाइव कर सकता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका राइट हो रहा है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपने देखा यहाँ पे, वो दोनों के दोनों राइट हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मरुस्थल में कम पानी में भी कई सारे पेड़ पौधे जो है सरवाइव कर पाते हैं। इनका यही कारण है, क्योंकि वहां कटीली झाड़ी वाले पौधे निकलते हैं। ठीक है भाई, तो उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे राइट हो गए हैं। अब ये जो स्टेटमेंट देखें ये क्या होता है उनको समझते हैं। रात के समय छोटे पौधों में, विशेष करके छोटे पौधों में, वैसे तो बड़े पौधों में भी होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ये छोटे पौधों की बात है, जड़ द्वारा अवशोषित जल के कारण एक प्रेशर का निर्माण होता है, जिसे रूट प्रेशर कहा जाता है। जड़ मतलब रूट, तो इसी से नाम हो गया रूट प्रेशर। इसी प्रेशर के कारण पत्तियों के अग्रभाग यानी आगे की तरफ आप नोक पे देखेंगे जल बूंद के रूप में कुछ बूंद आपको दिखाई देते हैं, जो बाहर निकलते रहते हैं, जिसे बिंदु स्राव कहा जाता है। और ये आपको रात के समय या अर्ली मॉर्निंग दिखेगा। दिन के समय तो धूप के कारण ये सूख जाती है। तो आपने यहाँ पे समझा कि भाई रूट प्रेशर क्या होता है और बिंदु स्राव क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ पौधों की पत्ती जो है कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे सबसे आम पौधा कौन सा है, कैक्टस, नागफनी, गांव खेरे में भी मिल जाती है ना। आपने देखा होगा कि उसके पत्ते पे बहुत सारे जो है कांटा जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिससे पृष्ठीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो वाष्पोत्सर्जन है ना, इसकी रेट कम हो जाती है। जो वाष्पन की दर है ना वो कम हो जाती है, जितनी फास्ट होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, जिससे पत्तियां क्या होती है, कम पानी में भी विकसित होते रहते हैं या सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कई सारे मरुस्थलीय पौधा, इसमें सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, नागफनी या कैक्टस। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपने देखा कि मरुस्थलीय पौधा कम पानी में सरवाइव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो कटीली प्रकार के होते हैं, जिससे इसके पृष्ठीय क्षेत्र की वैल्यू कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की रेट कम हो जाती है, जिससे कम पानी में भी सरवाइव कर पाता है। चीजों को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। अब यहाँ पे हम 10 नोट करके पढ़ेंगे। नोट मतलब जहां भी नोट लिखा हो वहां आपको विशेष ध्यान देना है हमारी क्लास में, है ना। ये जो है नोट, ये सीधे इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब नोट पहला क्या है, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन तापमान बढ़ने से होती है तथा इस प्रक्रिया में क्या बाहर आती है, तो जल वाष्प बाहर आती है। देखिए वाष्पोत्सर्जन में वाष्प ही बाहर आएंगे, आप सभी जानते हैं, लेकिन जब जल वाष्प और भी इसी फॉर्म में 3-4 गैस का नाम लिख दे तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए यहीं से करके जाओ। तो जो वाष्पोत्सर्जन होती है इस प्रक्रिया में जो है जल वाष्प का बाहर निकलना होता है। दूसरा नोट क्या है, पेड़ पौधों का शोषण अंग क्या होता है, स्टोमेटा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र।
रंध्र। और ये रंध्र या स्टोमेटा कहाँ पे पाई जाती है? तो पेड़ पौधों के हरा भाग में पाई जाती है या फिर पत्ती में पाई जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये भी पूछे जाते हैं। यहीं से निकलकर एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर अलग लेवल से करता है, हालांकि बहुत ही इजी है कि भाई पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है लाल भाग में, हरा भाग में, तो आप क्या आंसर करते हो? हरा भाग में, क्योंकि ये जो रंध्र स्टोमेटा होती है जनरली पत्ते के दुम में होती है और यहीं से होती है आपका श्वसन, इसीलिए पत्ता का रंग जनरली क्या होता है? हरा होता है, और इसीलिए हरा भाग इस क्वेश्चन का आंसर होता है और कई दफा पूछे गए हैं। ये एक प्रकार का सूक्ष्म छिद्र होता है ना। अगला नोट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है ना, जो कोशिका भित्ति होती है या अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं, ये पादपों में क्या करता है? स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और ये सिर्फ व सिर्फ जो है ना, पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है, ये आपके जो है जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। ये पादप में भी, कवक में भी और जीवाणु में भी पाए जाते हैं। ये क्या होता है, क्यों पाया जाता है, मैं आगे इसी प्रश्न के साथ बात करूंगा। फिलहाल इतना समझिए, ये जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो है मेन डिफरेंस क्या है? तो जंतु कोशिका में आपका सेल वॉल का न होना है। फिर एक बात उठती है, ये जो सेल वॉल है ये किसके बने होते हैं? तो सेल वॉल जो है ये सेलुलोज के बने होते हैं जनरली। सेल वॉल जो है ये जनरली जो है आपके, है ना, सेलुलोज के बने होते हैं, लेकिन कवक इत्यादि के केस में काइटिन की बनी होती है, तो वो एक एक्सेप्शनल है, उसको हम अलग से पढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है और अट्रैक्ट होकर पढ़ने की जरूरत है। A to Z समान आप जान जाओगे जितनी आपको जरूरत है। देखिए, आप PhD तो नहीं कर पाओगे हमारे क्लास से, लेकिन एग्जाम पास जरूर कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अगला नोट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल वॉल, है ना, ये जो भी मैंने कहा कि भाई ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, इसी बात को याद रखना। इट मींस ये पादप में, जीवाणु में और कवक इत्यादि में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला जो पॉइंट है, कवकों में यह काइटिन की बनी होती है। मैंने अभी कहा कि ये जो आपका सेल वॉल है ये जनरली सेलुलोज के बने होते हैं, और सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है आपका ना, कौन क्या भाई? सेलुलोज, है ना। लेकिन जो कवक के अंदर आपका ये सेल वॉल बने होते हैं ये काइटिन के बने होते हैं, और इसीलिए इसे अलग से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है ना, अपवाद है। ठीक है भाई, क्योंकि जनरली तो सेलुलोज हमने याद रखा है, लेकिन कवक में जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, और इसी प्रकार से जीवाणु में जो बने होते हैं ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखना, है ना। जीवाणु में जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकन के, और कवक में काइटिन के, और जनरली सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। सेल वॉल जो है आपके जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है ना। देखिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ाने कुछ और आया था, लेकिन सब कुछ बात बताते चल रहा हूं, तो बोरियत मत फील करना मेरे भाई, काम की बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे है अगला नोट करके, प्रोकैरियोटिक जीवों में। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा रखा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में बड़े कौन होते हैं? तो यूकैरियोटिक जीव बड़े होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों में जो है सूक्ष्म जीव आता है जनरली, और बहुत सारी चीजों का अभाव पाया जाता है। सबसे पहले इसमें केंद्रक ही नहीं होते हैं, डीएनए इत्यादि की भी अभाव होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि की भी अभाव होती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका जो है ध्यान रखना, डीएनए के अभाव तो नहीं होगा, केंद्रक के अभाव होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव होगा आपके प्रोकैरियोटिक में, सॉरी, है ना। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए सीधे कहां पे रहेगा? कोशिका द्रव में रहेगा। लेकिन इसी चीज में यूकैरियोटिक में अगर डीएनए की बात करें तो कहां कहां पाया जाता है? एक तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और दूसरा आपके न्यूक्लियस या केंद्रक में पाए जाते हैं, और ये दोनों का तो यहाँ पे अभाव होता है, इसीलिए यह सीधे कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं उनमें डीएनए, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। हजारों बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नाभिक तो सभी समझते हैं, ये न्यूक्लियोइड है जो प्रोकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा नोट, अगला नोट एक और है, प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक की अनुपस्थिति या उपलब्धता नहीं पाई जाती है। मैंने अभी बात करा, यही चीज यूकैरियोटिक में पाई जाती है, और यहीं पर यूकैरियोटिक सेल में जो है डीएनए की उपस्थिति होती है। लेकिन इसमें जब है ये नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा, बिना डीएनए का जीव कैसा होगा? तो इसका डीएनए सीधे कोशिका द्रव में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक वाले जीव के अंदर। ठीक है, अगला एक और नोट है,
अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सभी के सभी कैसे एक कोशीय जीव है ना। ये सभी के सभी जो है ना, एक कोशीय जीव है। हम लोग कैसा जीव है, हम लोग बहुकोशीय जीव है। लेकिन ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब कैसे कैसे जीव है, ये सब है ना एक कोशीय जीव के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल एक कोशीय और बहुकोशीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो कवक और शैवाल है ना, ये एक कोशीय भी हो सकते हैं और ये आपका जो है बहुकोशीय भी हो सकते हैं। जैसे एक कवक का आपने नाम सुना होगा यीस्ट, है ना, बेकरी वगैरह में काम आता है यीस्ट। तो ये जो है एक कोशीय कवक का उदाहरण है, एक कोशीय कवक का उदाहरण है। और हम लोग जो खाते हैं कब मशरूम वगैरह, वो बहुकोशीय कवक का उदाहरण है। ठीक है, कवक जो है पूर्णतः प्लांट में नहीं आता है, आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं होती है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण इसका रंग भी आप सफेद देखेंगे, हरा नहीं देखते हैं। ठीक है भाई, तो इस वाले नोट से हमने क्या क्या सीखा, कवक और शैवाल ऐसे प्राणी हैं जो एक कोशीय और बहुकोशीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और एक मैंने कवक में एक कोशीय कवक का उदाहरण भी दिया है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ईस्ट। ठीक है मेरे भाई, अगला एक नोट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये मोनेरा जगत से बिलोंग करते हैं और यह सबसे छोटी एक कोशीय जीव है। VVI कर लेंगे इसको, सबसे छोटी एक कोशीय जीव आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो कि माइकोप्लाज्मा है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये माइकोप्लाज्मा जो है किस जगत से बिलोंग करते हैं, तो आप कहते हो कि ये मोनेरा जगत से बिलोंग करते हैं। अब ये जगत क्या है पहले इसे समझते हैं। क्या हुआ कि लिनियस महोदय ने इस समस्त संसार को जो है दो भागों में बांटा। एक तो इन्होंने बताया कि भाई पादप है और एक इन्होंने बताया कि जंतु है। लेकिन इस विशालकाय संसार में ये दो भाग ही काफी नहीं थे। बाद में क्या हुआ कि R.H. व्हिटकर महोदय ने, एक R.H. व्हिटकर महोदय इस प्रकार का नाम है भाई, है ना, R.H. व्हिटकर महोदय ने, है ना, प्राणी मतलब समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा। 5 भागों में बांटा यानी 5 जगत में बांटा, जिसमें आपका क्या है, मोनेरा प्रोटिस्टा, है ना, कवक, मोनेरा प्रोटिस्टा, कवक, प्राणी और पादप, है यानी जंतु कह लीजिए इसे और पादप कह लीजिए। तो यहां से भी आपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। R.H. व्हिटकर ने जीवों को कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। ठीक है, तो ये जगत वाला शब्द जो है ना ये वहीं से आया है, यानी जो माइकोप्लाज्मा है R.H. व्हिटकर ने इन्हें जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा और ये सबसे छोटा एक कोशीय जीव है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा यह ऑक्सीजन के बिना ही सरवाइव रह सकता है। तो इनके कई सारे प्रॉपर्टीज है, आजकल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बताइए माइकोप्लाज्मा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर पाते हैं, ये मोनेरा जगत से बिलोंग करते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए, तभी आप जो है ज्यादा देर तक आंसर को याद रख पाओगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा है, अब आते हैं अगला पॉइंट पे। ये तो हमने नोट पढ़ा है, मजा आया तो भाई लाइक करना, कुछ सीखने को मिला हो तो, नहीं सीखने को मिला हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कीट पक्षी पौधों की पत्तियां जो है, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, यहां से काफी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम के अंदर कि कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों पकड़ते हैं। सबसे पहले ये जो कीट भक्षी पौधे हैं ये ऐसे जगह में जो है जन्म लेते हैं या पनपते हैं जहां पे नाइट्रोजन की अभाव होती है। जहां पे क्या होती है, नाइट्रोजन की अभाव होती है, वैसे जगह में ही ये आपका कीट भक्षी पौधे जो है पनपते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोर्स को तो पकड़ेगा, तो कीट को पकड़ता है और जब कीट सरगल जाते हैं तो उनके मरे हुए शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो कीट भक्षी पौधों की पत्तियां होती है ना, ये टीचर के रूप में विकसित होती है जो उन्हें कीटों को पकड़ने में मदद करती है। घड़े के आकार की है ना, पकड़ लेती है। यह पौधे कीट पतंग को पकड़ के उनके मृत शरीर से, जब कीट पतंग वहां चिपक जाता है और मर जाता है कई दिनों के बाद, तो जब मर जाता है तो उनके शरीर से ये पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेता है अपने पोषण के लिए। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे पीचर प्लांट। यहाँ पे जो रेलवे है इस पीचर प्लांट वाले क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में पूछता है कि किस प्लांट के पौधे कीट खाते हैं, मनी प्लांट, पीचर प्लांट, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर पीचर प्लांट एक्चुअली एक पौधे का नाम है ना, एक कुल है ना। इसके अलावा डोरेसरा, नेफेंथेसिस, यूट्रेकुलेरिया,
ये सभी के सभी पौधे क्या है, कीट भक्षी पौधे हैं, कीट को खाने वाला पौधा है, कीट को पकड़ के जीवन यापन करने वाला पौधा है। अगला है फ्लोएम और जाइलम, ये भी बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए ये जो फ्लोएम है इसको मैंने याद रखने के लिए एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, और ये जाइलम को हिंदी कर लेना, ज्यादा अंग्रेज मत बनो, जाइलम को जल, है ना। तो जो फ्लोएम है ये आपके पेड़ पौधों में फूड का जो है ना, संवहन करता है या ट्रांसपोर्टेशन करता है या पहुंचाने का काम करता है। और ये जो जाइलम है इसके माध्यम से जल का जो है संवहन होता है। तो ये दोनों ध्यान रखना। लेकिन यही बात नहीं बनी, आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि ये जो जाइलम है ये कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जाइलम में जो है 4 प्रकार के कोशिकाएं मिले होते हैं और इनसे मिलके जाइलम का निर्माण होता है ना। हमेशा याद रखना ये जो जाइलम है इसकी प्रवाह रूट टू ऊपर होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो फ्लोएम का प्रवाह है ये बोथ डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था भाई, है ना। लगेगा टाइम, पढ़ोगे तो लगेगा टाइम। मैं यहाँ थोड़ी ऑप्शन एक एमसीक्यू बता दिया और निकल लिए और आधा घंटा अपनी लेक्चर सुना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपनाए जाने वाली जल संचयन प्रणाली का नाम क्या है? तो ये है जिंग। देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर जो जल संचयन प्रणाली है, जल को संरक्षित करने वाली जो प्रणाली प्रचलित है प्राचीन काल में, उसका नाम क्या हुआ करता था? तो इसका नाम हुआ करता था राजा जिंग, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, जिंग, जिंग, है ना, जिंग, है ना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के हिसाब से भी, सरवाइव करने के लिए भी, और एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे भूजल का स्तर काफी नीचे भाग गया है और गर्मी के दिनों में जो है भूजल से जल निकलना बंद हो जाती है। तो इसका जो है भरपाई करने का एक स्रोत है जल संचयन प्रणाली। ये इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक जो है स्लाइस एंड बर्न कृषि, जो आपके झूम कृषि थे, ये इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, जैसे झारखंड में इसे हम कुरुआ के नाम से जानते थे, है ना। मध्य प्रदेश में इसे वालदा के नाम से जानते थे। इसके अलावा जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जानते थे, राजस्थान में बालरा के नाम से जानते थे, और भी कई सारे नाम से जानते हैं झूम कृषि को। सेम उसी स्टाइल में जो जल संचयन प्रणाली है इसे भी हम इंडिया के अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम वही चीज सीखने वाले हैं। भारत के कुछ प्राचीन जल संचयन प्रणाली तथा उनसे संबंधित क्षेत्र का नाम नीचे दिया गया है, तो यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिंग, ये आपके लद्दाख में छोटे छोटे तालाब में ग्लेशियर के पिघले पानी को स्टोर करने की एक प्राचीन विधि रही है, जल संचयन प्रणाली रही है। तो ये जिंग है। खरीन या धोरा राजस्थान में बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, इकलौते राजस्थान के अंदर। तो खरीन और धोरा जो है ये आपके जैसलमेर राजस्थान में पहाड़ी ढलानों पर लंबे मिट्टी के तटबंध जो कृषि के लिए सतही जल को एकत्रित करते हैं, इसे खरीन या धोरा कहा जाता है। ये भी एक जल संचयन का प्रणाली, मतलब जल संचयन प्रणाली का नाम है। राजस्थान में और आएंगे टांका। हालांकि टांका राजस्थान के बाहर भी इस प्रकार की प्रणाली को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में ये ज्यादा पॉपुलर है, टांका या कुंड। वैसे बिहार में भी आपने कुंड सुना होगा, बिहार में और भी नाम है जल संचयन प्रणाली का, लेकिन कुंड भी, आपने राजगीर में कई सारे कुंड है ना। तो ये जो टका कुंड है ये भी राजस्थान में जल संचयन प्रणाली के लिए प्रचलित है, खास करके थार रेगिस्तान में, यानी रेगिस्तानी वाले एरिया में छतों पर या जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल एकत्र करने के लिए बनाया गया बेलनाकार भूमिगत कुआं, बेलनाकार भूमिगत कुआं, है ना। छत से या फिर जो भी जल स्रोत खेत पथार वहां से इकट्ठा करके इस कुआं रूपी में जो है स्टोर करते हैं। इस प्रकार के फैसिलिटी को राजस्थान में, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार वाला इलाका है, वहां पे हम इसे टाका या कुंड कहते हैं। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, लोग ऊंट लाते हैं और इसमें से जो है पानी निकाल के ऐसे और ऊंट पे लाद के फिर ले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा नोट करके यहाँ पे लिखा है झालरा, जो एक आयताकार बावड़ी होती है, ये राजस्थान में जल संचयन प्रणाली का एक अन्य नाम है। तो कल होके अगर इसी पॉइंट से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे ज्यादा, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल संचयन प्रणाली का नाम नहीं है, तो आपको आता रहेगा तब न करोगे, नहीं आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। दिन रात होता रहेगा, पंचवर्षीय योजना चलती रहेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से नाम है भाई राजस्थान में जो जल संचयन प्रणाली की है? खरीन है ना, धोरा है, टाका है, कुंड है और झालरा है। ये सभी के सभी राजस्थान में ही जल संचयन प्रणाली का नाम है। एक है कुहल्स, ये से कुल्स भी कहते हैं, है ना, ये हिमाचल प्रदेश में सतही जल चैनल हिमनदों के जल की खेतों तक ले जाने की एक जल संचयन प्रणाली है कुहल्स। ये आपके कहाँ पे होते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना, ये जो है जल संचयन प्रणाली का एक प्राचीन नाम है। ये है भैया जाबो। ये जाबो कहाँ पे? नागालैंड के अंदर जल संचयन प्रणाली को हम जाबो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है ना, जैक वेल्स, ये ग्रेट निकोबार, है ना, में जो है सोम्पेन जनजाति के द्वारा अपनाए जाने वाली प्रथा है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जल संचयन करने के लिए। ठीक है, जैक वेल्स एक सुरंगम है, ये आपके साउथ इंडिया में जल संचयन का प्रणाली है जो केरल और कर्नाटक के कुछ इलाके में इसको इसी नाम से यानी सुरंगम के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैंने नोट करके लिखा है, तमिलनाडु भारत का पहला वो राज्य है जिन्होंने वर्षा के जल को यानी छत से जो है संचयन शुरू करने वाला पहला स्टेट बना था। यानी तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन शुरू किया था। मतलब मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया, है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु से जल संचयन प्रणाली जो है स्टार्ट हुए थे आधुनिक रूप में, यानी छत वाला जो है जल का संचयन करने वाली जो है तमिलनाडु पहला राज्य है। अगला यहाँ पे जल की बात हो रही है तो जल जीवन मिशन को मत भूलना, ये जब तक आपके एग्जाम होते रहेंगे और जब तक ये योजना चल रही है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको और भी आगे एक्सटेंड किया जाएगा, है ना, तो ये आपके एग्जाम में आते रहेंगे गुरु। तो जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में होती है ना, और इस घोषणा में एक लक्ष्य रखी जाती है कि जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है जो भी रिमोट एरिया में गांव दूर दराज में है, वो सभी ग्रामीण परिवार को एक दिन में 55 लीटर जो है शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से उपलब्ध कराना है। और इसको 100% टारगेट यानी लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2024 तक के, लेकिन ये वर्ष 2024 तक, है ना, अकॉर्डिंग टू डाटा 80% या 80 से 81% ही काम पूरा हो पाया। तो बचे हुए 19% के लिए सरकार ने इस योजना को 2028 तक के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये और भी आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जल जीवन मिशन को नहीं भूलना है क्योंकि जल ही जीवन है। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल वाला जो देश का पहला राज्य बना था, ये बना था आपका गोवा। क्योंकि छोटा सा राज्य है, तुरंत सब नल लगा लिए, तो ये जो है 100% जल वाला देश का पहला राज्य गोवा बना था। गोवा आपको पता ही है एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है और सभी तटीय राज्यों में जितने भी 9 तटीय राज्य हैं इंडिया के अंदर, उनमें भी सबसे छोटा तट रेखा जो है गोवा का ही है। इन्हें भी ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक नल कनेक्शन किस राज्य में लगाए गए? तो भैया पॉपुलेशन ज्यादा तो नल कनेक्शन ज्यादा लगेंगे, सिंपल सी बात है यार। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, इसीलिए सबसे ज्यादा नल कनेक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगाया गया था। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो नीति आयोग के एमपीआई इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ था, उनमें सबसे ज्यादा गरीबी जो बाहर निकला, गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले जो लोगों की तादाद है, ये उत्तर प्रदेश से ही है। तो ये बात भी एक ध्यान रख लेना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात आई तो मैंने ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको रिपीट करवा दिया। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 तक 81% ग्रामीण परिवार में जो है जल नल के माध्यम से पहुंच गए हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि शेष जो आपका परिवार बच जाता है जिनके घर के में जो है इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं उपलब्ध हो पाई है, तो उनके लिए इस बजट में, यानी जो भी बजट हम जी रहे हैं 25-26, इस बजट में इस मिशन को 2024 तक ही चलना था, ये चल रहा था, तो अब जो है इसे एक जो है मोहर लगा दिया कि भाई अब 2028 तक चलाए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थापित विभिन्न संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, जो बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से आप जानेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सिंगापुर 1942 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है मेरे भाई, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में किया गया था, काफी हद तक सही होगा। इसके अलावा कथन 2, 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या कर दी थी। तो उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है शुरुआत में जो है उथल पुथल भरा रहा है। पहले कैप्टन
कैप्टन मोहन सिंह, फिर रास बिहारी बोस, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में 1943 जुलाई के महीने में इसका पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कई सारे नाम जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके जो है राइट हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके राइट हो गए हैं, है ना। तो अब आते हैं पॉइंट की तरफ। भैया स्टेटमेंट को भी अच्छे से ध्यान से रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब भी एक क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सिंगापुर में हुआ था। ये जगह का नाम याद रखेंगे, पिछला सीजीएल भी आपसे जो है ये जगह का नाम डिमांड किया था। ठीक है, 1942 में मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, है ना, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 17 वर्ष की आयु में 1 नवंबर 1943 को जो है आईएनए में शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इस संस्था का पुनर्गठन किया गया, यानी नए सिरे से स्टार्ट किया गया, एक नया एनर्जी लाया गया इस संस्था में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंक्लूड होने से। तो इस संस्था से आप जो है तीनों जो विभूति हैं उनका नाम जरूर याद रखें, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस साहब आईएनए यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना से जुड़े रहे थे। अब यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, कैप्टन मोहन सिंह पंजाब रेजिमेंट से संबंधित थे। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भाई आईएनए से जुड़े कैप्टन मोहन सिंह है, तो ये किस रेजिमेंट से जुड़े रहे थे उस समय ब्रिटिश काल में? तो आप कहेंगे ये पंजाब रेजिमेंट में अधिकारी थे, है ना। तो पंजाब रेजिमेंट यहाँ पे राइट आंसर करना है। इसके अलावा नोट एक अगला है, रास बिहारी बोस ने टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था, और यही कंफ्यूजन का कारण बन जाता है कि भाई आईएनए की स्थापना जो है टोक्यो में हुआ था कि सिंगापुर में हुआ था। तो आपको आंसर सिंगापुर करना है, क्योंकि ये जो संस्था है रास बिहारी बोस के द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था टोक्यो के अंदर, भारतीय स्वतंत्रता लीग, ये एक समर्थन देने वाली संस्था थी आईएनए को, न कि ये पूर्ण रूप से आईएनए है। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए यह इसका आंसर होता है टोक्यो, लेकिन जो आईएनए है उसका आंसर कहां पे होगा? सिंगापुर। चूंकि इन दोनों में रास बिहारी बोस साहब का नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन घर से अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए से जुड़े महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? तो आप कहेंगे झांसी की रानी रेजिमेंट इनका नाम रखा गया था, इसे भी वीवीआई कर लेंगे। आईएनए से जुड़े हुए महिला रेजिमेंट का नाम सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्या रखा था? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे झांसी की रानी रेजिमेंट जो है इनका नाम रखा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1942 में आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि जो है दिया गया था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान 1928 में, उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि 1942 में दिया गया था। इंडिया हॉर्स लिखा गया, भैया इंडिया का घोड़ा नहीं, इंडिया हॉर्स लिखना इसे, है ना, इंडिया हॉर्स लिखना, इंडिया हॉर्स, है ना। तो इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में किया गया था। कहां पे किया गया था? लंदन में किया गया था। यह संस्था क्या करता था कि जो उस समय ब्रिटिश भारत के समय जो लंदन में या फिर इंग्लैंड में भारतीय मूल के जो छात्र छात्रा पढ़ते थे, उनमें देश भावना को जो है प्रोत्साहित करता था यह संस्था, यानी इंडिया हाउस। ठीक है मेरे भाई। इस संस्था से जुड़े अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे? मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर, मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल साहब। अब मैंने आपको पढ़ाने क्या आया था? आईएनए, लेकिन मैं इंडिया हाउस इसलिए पढ़ा है, एक तो सेम जैसे संस्था है, दूसरी बात जो स्टेटमेंट नंबर 2 था उसमें स्टेटमेंट था कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या कर दी थी। तो इसी चीज को पुष्टि करने के लिए ये पॉइंट आपको पढ़ाना मुझे अनिवार्य है, तभी तो आप समझोगे कि भाई मदन लाल ढींगरा जो है इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे कि नहीं थे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यहाँ पे नोट करके और भी लिखा हूं, हत्या भी 3-4 बार हुआ है और ये हत्या भी आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या की। एक तो पहली हत्या है, पहला विकेट गिरा। दूसरा है यहाँ पे खुदीराम बोस साहब, ये हमारे लिए दुख की है बात। खुदीराम बोस साहब जो है, खुदीराम भारत के सबसे कम आयु में स्वतंत्रता सेनानियों में से जो है शहादत को प्राप्त किए थे और इनका क्या जो है उन पे आरोप लगा था, है ना, ये प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर के जो है किंग फोर्ड जो अंग्रेज थे उनके बग्घी पे जो है हमला किए थे। ठीक है भाई। तो इसी कारण जो है खुदीराम बोस साहब को फांसी की सजा दिया गया था, सबसे कम उम्र में इंडिया में, है ना। नमन है ना इनको। इनके अलावा अगला है हमारा एक नोट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे जनरल ओ डायर। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड आज भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कब हुआ था और क्यों हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अरे लिखा क्यों नहीं रहे हो भाई, तुमको क्या हो गया? इधर आओ।
है ना। तो यहाँ पे देखो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये क्यों नहीं लिख रहा है, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड भैया, लिखा क्यों नहीं रहा है यार, नहीं तो एक सेकेंड, हाँ अब लिख रहा है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी जनरल वो डायर है, इनको लंदन में जाके उधम सिंह ने गोली मारी थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये सेकंड विकेट है, अंग्रेजों को टपकाया गया है ना उनके घर में घुस करके। देखिए ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, बैसाखी के दिन, है ना, 13 अप्रैल 1919 को। उस समय अंग्रेज कौन थे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में से आपको चेम्सफोर्ड को उठाना है। चेम्सफोर्ड थे अंग्रेज उस समय करता धरता इंडिया का, और इसके जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, ये था जनरल ओ डायर, ठीक है। तो ये जनरल ओ डायर जो है, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो है अगला है हमारा पॉइंट कि भगत सिंह ने मार्च 1926 में एक समाजवादी संगठन नौजवान सभा का गठन किया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नौजवान सभा का गठन किसने किया था, तो आपने कहना है भैया कि ये किए थे भगत सिंह साहब। कब किए थे, 1926 में किए थे, इन्हें ध्यान रखना है। भगत सिंह साहब ने एचआरए का नाम बदल के हसरा भी किए थे 1928 में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए जो एचआरए है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था, और इसके स्थापना में बहुत सारे जो हमारे वीर पुरुष थे शामिल थे, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब हो गए, सचिंद्र सन्याल हो गए, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि भी इनके सदस्य थे, ठीक है। लेकिन संस्थापक में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल का नाम ज्यादा आता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इसी संस्था को बाद में एचआरए को, है ना, एचएसआरए में कन्वर्ट किया गया 1928 में। तो ये जो एचएसआरए में कन्वर्ट किया, है ना, तो इनका श्रेय जाता है भगत सिंह साहब को। इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, वर्तमान अरुण जेटली मैदान में 1928 में अपने नौजवान सभा के कार्यकर्ता के साथ मिलकर सर्वसम्मति से इस एचआरए संस्था का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया। लेकिन मैं बार बार यहाँ पे एक बात जब से पढ़ा रहा हूं तब से बता रहा हूं, कई बार एग्जाम में यह बात को जो है एग्जामिनर सुन के आपको पूछा भी कि भाई एचआरए का नाम परिवर्तन का विचार, एचआरए का नाम परिवर्तन का विचार, है ना, सबसे पहले जो है ना, चंद्रशेखर आजाद के मन में आया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भले भगत सिंह साहब ने किए थे, लेकिन नाम सबसे पहले जो है किसके विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आए थे, तो चंद्रशेखर आजाद साहब के मन में आए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भगत सिंह साहब के बारे में और पढ़ेंगे, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ, है ना, मिलकर के दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे, सिर्फ ध्यान अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये एक प्रकार का लेख है जो लिखा गया है भगत सिंह साहब के द्वारा। वीवीआई कर लेंगे, कई दफा पूछे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर ये पुस्तक। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह साहब को उनके जो साथी थे राजगुरु साहब और सुखदेव, उनके साथ जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, इन्हें भी ध्यान रखना है ना। मैडम भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के दौरान भारतीय जो तिरंगा है उनको फहराने का काम किया था। यानी भारतीय झंडा कहना यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि झंडा भी कई बार मॉडिफाइड हुए, बदलाव हुए इंडिया का, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ झंडा कहिए, तिरंगा कहना सही नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। तो भारतीय झंडा फहराई, और इस प्रकार से विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम क्रांतिकारी बनी मैडम भिखाजी कामा। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मैडम भिखाजी कामा का पूरा नाम मैडम रुस्तम भिखाजी कामा है ना, और इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। भारतीय क्रांति की जननी, भाई आयरन लेडी ऑफ इंडिया पूछ सकता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो जो है बहुत बड़ी बात है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। इनके अलावा 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा, है ना, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी, यहाँ पे गदर पार्टी नहीं लिखा, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना जो है ना, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में अमेरिका के अंदर किया गया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन के अंदर जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है देश में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले पता लगाया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
प्रमुख लेखक लेखिका तथा उनके लेखक संबंधित क्रियाकलाप के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि अरुंधति राय भारतीय मूल के प्रथम लेखिका है जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार 1997 में अपनी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए प्राप्त की थी। ले भाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है अरुंधति राय कब से लिखने लगा, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि बीएस नयपाल 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दूसरा स्टेटमेंट राइट है। हालांकि पहला स्टेटमेंट भी राइट हो जाता, बस किताब का नाम अगर सही लिख दिया जाता तो ठीक है, क्योंकि अरुंधति राय वो महिला है, भारतीय मूल की वो लेखिका है जो भारत के लिए सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार जीती थी महिला में, और पुरुष में बीएस नयपाल। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो किताब का नाम वहां पे लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उनके लेखक किरण देसाई है, न कि अरुंधति राय है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। भारत में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अरुंधति राय है, जिन्होंने 1997 में उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह पुरस्कार प्राप्त की थी। वहीं पर मेल में यानी पुरुष राइटर में है ना, पुरुष राइटर में बीएस नयपाल है। अरुंधति राय की अन्य पुस्तकों में आएंगे या फिर इनके प्रमुख पुस्तकों में आएंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन्हीं के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो सबसे फेमस यही है और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमेस्ट हैप्पीनेस जो पिछले साल पूछा गया था, आजादी 2020 में रिलीज हुआ था, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, पावर पॉलिटिक्स, द अम्ब्रेला ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, अलजेब्रा माफ कीजिए, मदर मैरी कम टू मी, ये पुस्तक जो है विवाद में आ गया है, इसीलिए आपके एग्जाम में आवाज कर देगा नंबर देके आपको। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक विवाद में आ गया है। मदर मैरी कम टू मी 2025 में रिलीज हुआ है। अरुंधति राय की पुस्तक विवाद में इसलिए आ गया है इनके कवर पेज को लेकर के। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में दिख सकती है, तो इसे जो है अलग से नोट कर ले। द ग्रेटर कॉमन गुड, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, वॉकिंग विद द कॉमरेड, वार इज पीस, ये सभी के सभी पुस्तक जो है अरुंधति राय मैडम के द्वारा लिखे गए हैं। ये काफी पॉपुलर राइटर हैं, लेखिका हैं। ठीक है भाई, अब देखिए वार इज पीस, आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, एक किताब का नाम है वार एंड पीस, ठीक है, और अरुंधति राय जी जो लिखे हैं उनका नाम है वार इज पीस, है ना, युद्ध जो है शांति है। वार एंड पीस मतलब युद्ध एंड शांति। ये जो युद्ध एंड शांति वाला पुस्तक है ये लिखे हैं महान, है ना, दार्शनिक कहिए, राइटर कहिए, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये रशियन थे, हाँ ये रशियन थे, सही बात है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखिका भारतीय मूल के किरण देसाई हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इसकी पुस्तक के लिए किरण देसाई को 2006 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किरण देसाई भी मैन बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। बीएस नयपाल साहब भारतीय मूल के प्रथम पुरुष लेखक हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके कुछ प्रमुख पुस्तक जैसे अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट जो बुकर पुरस्कार दिलाए इनको, है ना। इनके अलावा अ बैंड इन द रिवर, गुरिल्लास, द मिमिक मैन, द एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वांटेड, है ना, ये सभी के सभी पुस्तक जो है बीएस नयपाल साहब के हैं। ये जो एन एरिया ऑफ डार्कनेस है, इसी प्रकार का एक कंफ्यूजिंग पेयर का पुस्तक कौन सा है, एन इरा ऑफ डार्कनेस, है ना, एन इरा ऑफ डार्कनेस होता है ये एक पुस्तक, एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो ये पुस्तक के राइटर है भैया शशि थरूर साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है 2024 में बुकर पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं, क्योंकि 25 वाला अभी आया नहीं है तो आपके एग्जाम में 24 वाले ही पूछे जाएंगे। और चूंकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की विजेता इस बार भारतीय मूल के महिला बानू मुश्ताक रही हैं, तो आपके बुकर पुरस्कार पे फोकस करना चाहिए आपके अगर एग्जाम में आने वाले समय में। तो 2024 में बुकर पुरस्कार की विजेता पुस्तक का नाम है ऑर्बिटल और इनके राइटर हैं समंथा हार्वे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता पुस्तक का नाम था कैरोस, है ना। इनके लेखक थे जेनी एपर्नबेक, है ना, और इनके जो है अनुवादक थे माइकल हॉफमैन। आपको इन दोनों की कहानी कई बार बता चुका हूं। बुकर और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार क्या होता है। बुकर पुरस्कार मतलब बड़ा बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था, लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है इसकी स्थापना 2005 में हुआ था। इनमें बड़ा छोटा कहना सही नहीं होगा, लेकिन इसकी जो है क्लू समझिए। जो बुकर पुरस्कार है ये अंग्रेजी भाषा के लेखन के लिए दिया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये दुनिया में किसी भी भाषा में लेख लिखा होगा तो मिलेगा, लेकिन शर्त है कि उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना। तो इसके अलावा नोट यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 25 का भी मिल चुका है, लेकिन आपका एग्जाम में आने वाले समय में तो 24 का ध्यान जरूर रखना,
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे प्रथम इंडियन भी मैं लिख सकता था, लेकिन एक स्टेप और आगा, ये इंडियन तो थे ही लेकिन प्रथम एशियाई भी थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। इससे पहले कोई भी एशियाई नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पाए थे साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है भाई। गीतांजलि के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना, गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि एक्सप्रेस भी चलती है, जो कलकत्ता वगैरह में रहते हैं पता होंगे। इनके अलावा नोट, वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक जी को दिया गया है। और बानू मुश्ताक जो है कन्नड़ भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखिका है ना, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ऐसा समझने सुनने में लग रहा है कि ये पुस्तक जो है इंग्लिश भाषा में लिखा गया होगा, लेकिन नहीं, ये आपके कन्नड़ भाषा में ओरिजिनल लिखा गया था। बाद में इसको रूपांतरित किए हैं हार्ट लैम्प को, कौन, दीपा अवस्थी जी, ठीक है भाई। तो इन दोनों का नाम याद रखना। एनटीपीसी में आपसे पूछा गया था, जो एनटीपीसी प्रयोग हुआ था वहां पे, कि भाई बानू मुश्ताक की पुस्तक को किसने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, तो यहाँ पे है ना आपका नाम आ गया था दीपा अवस्थी मैडम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो हार्ट लैम्प पुस्तक के दो राइटर हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा भैया, है ना, दोनों पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जो मेन राइटर हैं उनको भी और जो अनुवादक हैं उनको भी, ठीक है। तो हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन हो गए, बानू मुश्ताक, इनके अनुवादक कौन हो गए, दीपा अवस्थी, 2025 के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के विजेता है ये। इनके अलावा नोट, 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार बीबीआई कर लेना, 2025 की नोबेल साहित्य पुरस्कार, या फिर सभी सेक्टर में नोबेल मिल गया है, किसी एक क्लास में उसे जो है बताऊंगा, है ना। लेकिन जो अभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं ये आपके 2024 के ही नोबेल आने वाले हैं, इन्हें भी ध्यान रखना। अभी जो है आपके एग्जाम में 2025 की नोबेल की जगह पे 2024 की नोबेल जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना। तो 2024 में जो है कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया था। मैं आधा चीज इसमें समझता नहीं हूँ, अपने आप खसक जाता है, पता नहीं क्या हो जाती है स्क्रीन को। 2025 साहित्यिक नोबेल हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नोहॉर्काई को दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका नाम इतना खतरनाक है भाई, इन्हें भी ध्यान रखना। तो 2024 और 25 दोनों के लेखक का जो ध्यान रखना जिन्होंने नोबेल साहित्यिक पूछा है। नोबेल का क्या है पूछे जाने की मंत्र, जिन सेक्टर में कम आदमी को दिया गया है, इकलौता अगर दिया गया है तो बहुत ज्यादा संभावना हो जाता है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक है। जब मानव रक्त में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, रक्त में अगर आपके सोडियम की लेवल बहुत कम हो जाएगी तो इस स्थिति को आप क्या कहते हैं, तो इसे हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है, ठीक है, सोडियम के कमी को। मानव शरीर में लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होती है, और इसी को सिंपल लैंग्वेज में आप दर्शा देते हो कि भाई रक्त की कमी के कारण भी एनीमिया रोग होती है। क्यों ऐसा बोल देते हैं पता ही होगा आपको, क्योंकि रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, सही पता है। तथा लोहा की अधिकता के कारण नामक एक विकार उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है हेमोक्रोमेटोसिस। यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, हेमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। इस प्रकार की बीमारी है जिसमें शरीर में क्या होता है, लोहा की लेवल, आयरन की लेवल बढ़ जाती है, ठीक है भाई, आयरन की लेवल बढ़ जाती है। सही तो दिख रहा है ना भाई, सही तो दिख रहा है ना, सही दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट की तरफ चलेंगे। शरीर में तांबा की कमी के कारण ऑस्टियोपेरियोसिस, प्रतीक्षा प्रणाली का कमजोर होना इत्यादि हो सकता है। शरीर में तांबा की अधिकता से एक बीमारी होती है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है विल्सन रोग। अगर शरीर में तांबा की अधिकता हो गई तो विल्सन नामक एक बीमारी हो जाती है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सभी को पता होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी शर्करा रोग हो जाती है, चिनिया बीमारी हो जाती है। जबकि इंसुलिन की अधिकता से एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लिसमिया। ये इंसुलिन की अधिकता, अधिक स्त्राव होगा इंसुलिन के शरीर में तो इस प्रकार की यह बीमारी होती है, और कम होगा तो मधुमेह होता है। इंसुलिन कहां से, पैंक्रियाज से निकलती है। पोटेशियम की कमी से होने वाली बीमारी को हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। पोटेशियम की कमी से होने वाली बीमारी को हाइपोकैलूमिया कहा जाता है ना। इसके अलावा इस बीमारी में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया में मांसपेशियां वगैरह कमजोर होने लगता है। ये लकवा का कारण भी हो सकता है, पक्षघात का। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म या घेंघा रोग होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए नमक खाइए तो आयोडीन वाला, है ना, जिससे आपके अब्दु ग्रंथि जो है ठीक ठाक काम करेगा। इनके अलावा विटामिन के कमी के कारण शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, यानी घाव वगैरह जल्दी नहीं भरता है, कहीं कटपट गया तो खून जल्दी बंद नहीं होती है। इट मीन्स आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्रिकेट एशिया कप T20 फॉर्मेट पुरुष 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है ना? क्रिकेट एशिया कप T20 फॉर्मेट पुरुष 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है? ये काफी हाई वोल्टेज ड्रामा वाली मैच रहा, सीरीज रहा। संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर है। एशिया कप 2025 के विजेता भारत था, जहां तिलक वर्मा तिलक लगा दिए, है ना। इनके अलावा उप विजेता पाकिस्तान रहा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे और उप कप्तान शुभमन गिल थे। देखिए, ये कप्तान का नाम जरूर याद रखना, सूर्य कुमार यादव को भले न याद रखना, ये शुभमन गिल को याद जरूर रखना। आपको पता ही होगा कि अभी जो है इंडियन टीम में शुभमन गिल, रोहित शर्मा इत्यादि को कैप्टेंसी के लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, तो उप कप्तान इस सीरीज के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर रखा गया था, तो याद रखना शुभमन गिल को। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज भारत के अभिषेक शर्मा जी रहे थे, है ना। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये आपका तिलक वर्मा जी रहे थे। तिलक वर्मा आई थिंक 69 रन बनाए थे, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन है ना 69 के करीब इन्होंने रन बनाए थे तिलक वर्मा। इनके अलावा एशिया कप 2025 में कुल 8 टीम ने हिस्सा लिया था। 5 तो रेगुलर है, 3 इरेगुलर है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब रेगुलर है। यूएई, ओमान और हांगकांग ऐसी क्वालिफायर है। तो 8 टीम जो है टोटल भाग लिए थे एशिया कप 2025 में। पुरुष एशिया कप क्रिकेट की शुरुआत 1984 से हुआ था। ध्यान रखेंगे, एशिया कप हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ तो हो सकता है कि इसकी शुरुआत भी पूछ ले, ठीक है। तो 1984 में शुरुआत हुआ था। 2016 में पहली बार T20 फॉर्मेट में कराए गए थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2004-5 से पहले T20 फॉर्मेट का निशाना ही नहीं था, है ना भाई। पहले वनडे क्रिकेट 60 ओवर के हुए, फिर 50 ओवर के हुए, फिर अब जो है इसका छोटा वर्जन आ गया है T20 फॉर्मेट, जो 2004-5 से जो है प्रचलन में है। और इनकी वर्ल्ड कप जो है पुरुष वाला 2007 में स्टार्ट होता है, T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला, और महिला वाला 2009 में स्टार्ट होता है। तो जो एशिया कप है ये तो स्टार्ट हुआ था 1984 में, लेकिन जो T20 फॉर्मेट की खेल है एशिया कप में, चूंकि एशिया कप पुरुष वाले में T20 में भी कराया जाता है अब, और 50 ओवर वाले में भी कराया जाता है। ये कैसे तय होता है हम आगे बात करेंगे। तो 2025 में जो आपका एशिया कप हुआ है ये T20 फॉर्मेट में हुआ है। तो आपको बताना जरूरी है कि पहली बार कब हुआ था। तो 2016 में T20 फॉर्मेट में पहली बार खेला गया था। दूसरी बार 2022 में भी T20 फॉर्मेट में खेला गया था, और अब की बार जो है आपने 2025 में भी T20 फॉर्मेट में ही जो है एशिया कप को देखा है, ठीक है भाई। तो इसे ध्यान रखेंगे। एशिया कप का जो आयोजन है बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार किए जाते हैं, है ना, आईसीसी के द्वारा, सॉरी एसीसी के द्वारा। इसके अलावा अब पुरुष एशिया कप क्रिकेट में जो है वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट के खेल होते हैं। और ये कैसे तय होता है कि भाई इस बार वनडे वाला होगा कि T20 होने वाला होगा। तो अपने को देखना होता है कि आने वाले समय में नजदीक कौन सा वर्ल्ड कप है, 50 ओवर वाला यानी एक दिवसीय वर्ल्ड कप है या फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो उस हिसाब से तय होता है। अभी T20 फॉर्मेट में क्यों हुआ, क्योंकि 2026 में आपके T20 पुरुष वर्ल्ड कप है, T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 में है, ठीक है। और 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप है ये आपके कब है, 2027 के अंदर है, क्योंकि पिछला 2023 के अंदर हुआ था, है ना। जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2 साल पे होता है, ध्यान रखना। और जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप है ये आपके 4 साल पे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। ये भी हाई वोल्टेज ड्रामा रहा था। जितने भी इंडिया की मैच है एक भी पाकिस्तान में नहीं होती है, अन्य देशों की मैच पाकिस्तान में भी होती है ना। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात दोनों मिलकर के किए थे, जहां विजेता भारत रहा था और उप विजेता न्यूजीलैंड रहे थे। उप विजेता कौन रहे थे, न्यूजीलैंड रहे थे, है ना। और भारत का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कैमा टाइटल है, तो आप कहेंगे ये 3rd टाइटल है, तीसरा टाइटल है, ठीक है। और जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र, ठीक है भाई। प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद चंद के बीच हुआ था। कथन 2 है बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किए थे। उपयुक्त दोनों के दोनों कथन जो है आपका राइट हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होती है, राइट होती है। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है, बैटल ऑफ चंदावर, है ना। इसमें जो है आपके गौर के मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। जो चंदावर की युद्ध होती है ना, मोहम्मद गोरी की विजय होती है, राजा जयचंद और गोरी के बीच होता है ना। 1191 में एक इंपोर्टेंट लड़ाई होती है, तराइन की पहली लड़ाई,
है ना। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी, तो 1191 तराइन में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यहाँ पे एक नोट करके मैंने लिखा है, तवर हिंद किला भटिंडा या किला मुबारक तराइन के प्रथम लड़ाई का प्रमुख केंद्र था। इसे VVI कर लीजिएगा, है ना, इसे जो है VVI कर लीजिएगा। ये जो है तराइन की प्रथम लड़ाई का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसे जो है कर लीजिएगा VVI, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं, एक और आगे युद्ध होता है 1192 में, तराइन की सेकेंड लड़ाई, है ना, तराइन की सेकेंड लड़ाई होती है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये दोनों सेम होते हैं इस लड़ाई में भी, लेकिन इस लड़ाई में जो है मोहम्मद गोरी की विजय होती है। नोट करके यहाँ पे लिखा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे, वे मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो बाद में इलवारी वंश कहिए, गुलाम वंश कहिए, या फिर क्या कहे भाई, इलवारी वंश कहिए, ममलूक वंश कहिए, इनके जो संस्थापक बने यानी दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कह सकते हैं एक प्रकार के कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये मोहम्मद गोरी के एक गुलाम मात्र थे। नोट है अगला, मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन उर्फ मुजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। यह भारत के आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम शासक थे। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम इस्लाम शासक कौन थे, तो आप कहेंगे पहले थे भैया मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 में राजा दाहिर के समय जो है आक्रमण किए थे सिंध पे। उसके बाद दूसरा हुआ मोहम्मद गजनवी और तीसरा हुआ मोहम्मद गोरी। ये बड़े बड़े आक्रांता हुए, है ना। बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय जो है तैमूर लंग का आक्रमण भी एक प्रमुख आक्रमण है विदेशी आक्रमण में, ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी कई दफा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे नोट है, भारत का आक्रमण करने वाले दूसरे मुस्लिम शासक मैंने बताया अभी ना, मोहम्मद गजनवी। इन्होंने भारत पर जो है 1001 ईस्वी से आक्रमण करना स्टार्ट किया और 1026 के दौरान टोटल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे पॉपुलर आक्रमण, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा इनको हाथ लगा, है ना, धन, वो है 1025 के सोमनाथ मंदिर आक्रमण। तो ये ध्यान रखेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय उस एरिया का शासक कौन था, तो आप कहेंगे भीम प्रथम। कौन था भैया? भीम प्रथम। तो इसे भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है। बक्सर का युद्ध पे आते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इसी के जैसा एक और युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 1757 में, है ना। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भी ध्यान रखना, प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी, ये आपके होते हैं 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी ओर भारतीय शासकों की संयुक्त सेना थी। अब भारतीय शासक में जो संयुक्त सेना थी ये किसके किसके सेना थे, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की सेना। ये तीनों की त्रिगुटी सेना और उधर से जो है ना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार की सेना। लेकिन फिर भी किसकी जीत होती है? हेक्टर मुनरो की जीत होती है। क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार वगैरह होते होंगे भाई, है ना। नोट, बक्सर के युद्ध 1764 के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है। लेकिन इलाहाबाद की संधि में थोड़ा सा रुक जाना, यह इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और, है ना, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बक्सर का युद्ध में जो है कैरेक्टर पढ़ लिया हेक्टर मुनरो और फिर उसके बाद 1765 का ईस्वी देखेगा तो इलाहाबाद की संधि जो है हेक्टर मुनरो और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच करा देगा, जो सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों तक चलने वाली जो प्रसिद्ध फेमस युद्ध है 1756 से 63 तक। ये जो है तीसरे एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के साथ समाप्त हुआ था और ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था मेन रूप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंग्ल वाला शब्द है ना, इनसे काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कई सारे युद्ध है ना, एंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जो हमने ऊपर समझा वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नोट, प्रथम एंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746-1748, द्वितीय एंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। पांडिचेरी की संधि किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था, तो आप कहेंगे सेकेंड एंग्ल कर्नाटक युद्ध में, ठीक है। तीसरा एंग्ल कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। अब आते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध। इतिहास में 4 एंग्लो मैसूर युद्ध का वर्णन मिलता है। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली ने पराजित कर दिया था अंग्रेजों का, ठीक है भाई। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था, शेर था भाई। इनके अलावा इनके बीच मद्रास की संधि
पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, वैरन हैंगस्टस और हैदर अली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। अली को 1781 अंग्रेज सेनापति आयरकूट द्वारा पराजित कर दिया गया था। ये आयरकूट का नाम भी पूछा जाता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में, है ना, जो अंग्रेज का सेनापति था वो कौन था, तो चार्ल्स आयरकूट इसका नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि के तहत जो है यह युद्ध को समाप्त किए। इसके अलावा तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। 1789 में शुरू हुआ था और 1792 में टीपू के हार के साथ यह समाप्त हो गया। और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। ठीक है, किस युद्ध में कौन सी संधि होती है ये भी पूछा जाता है, इसीलिए संधि लिखना जरूरी है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में विशेष कुछ नहीं होता है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है जो सबसे बड़ा लॉस होता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ, तो सेकेंड में। और हैदर अली की मृत्यु किस में हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, टीपू का फोर्थ में, और हैदर अली का मृत्यु किस में हो जाएगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी। देखिए, भारतीय हरित क्रांति की जो शुरुआत में जो विश्वविद्यालय का जो है मेन उभर कर आया, मतलब जो विश्वविद्यालय का मेन रोल रहा, इस प्रकार से किसी भी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि अधिकांश क्वेश्चन मैं खुद ही क्रिएट करता हूं, लकली आपके एग्जाम में सेम वर्जन में क्वेश्चन आती है ना। अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, 10-12 साल से अधिक, 13 साल से अधिक का करीब अब तो, है ना। तो ये चीज का फायदा उठाइए। और क्या है जी, टीचर तो हजारों हैं, लाखों हैं और एक से एक है। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विद्यालय से हुई थी, पंतनगर विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, पंतनगर विश्वविद्यालय। जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसे पंतनगर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है। इसका उद्घाटन 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए, बीआरओ की भी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1960 के दशक में ही किया था। तो आप कह सकते हैं कि उस समय काफी बड़े बड़े चीजों का जो है इजाद हुआ था। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। एक तरीके से जो है यहाँ मतलब हेड विद्यालय जो एफिलिएटेड था हरित क्रांति से। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति विश्व में कब आया, तो 1960 में आया, इस बात को ध्यान रखना, है ना। एमएस स्वामीनाथन को इंडिया स्तर पे, एमएस स्वामीनाथन को जो है इंडिया स्तर पे हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें 2024 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनके अलावा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से हुई थी। अभी विश्वविद्यालय में मैंने बताया भाई, पंत विश्वविद्यालय। राज्य की बात करेंगे तो पंजाब, कब, 1967 में। ठीक है, हरित क्रांति की द्वितीय प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ था। देखिए, पहले प्रकोष्ठ जो है एक प्रकार का आंदोलन टाइप से था, तो इसकी कोई मुख्यालय आप कहीं जगह कह नहीं सकते, लेकिन इसकी द्वितीय प्रकोष्ठ की मुख्यालय बिहार की राजधानी पटना में बताई गई है। तो इसे जरूर याद रखिए, कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हरित क्रांति की सेकेंड प्रकोष्ठ की मुख्यालय कहाँ, तो आप कहेंगे बिहार में था, पटना में था। हरित क्रांति का सर्वाधिक असर किस फसल पे पड़ता है, तो गेहूं पे पड़ता है, इसे ध्यान रखने का, गेहूं पे। ठीक है, इसके अलावा भारत के हरित ऋण कार्यक्रम, भारत में जो है हरित ऋण कार्यक्रम दिया के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण, माफ कीजिएगा, भारत में हरित ऋण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो किसके अधीन चलता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहां से भी क्वेश्चन आती है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब बना। तो ये सब सभी आसपास है 1986 में, लेकिन टाइगर रिजर्व 73 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो है भारत में हरित ऋण कार्यक्रम चलाया जाता है। और ये ऋण देने का काम करते हैं उन संस्था को, उन व्यक्ति को जो पर्यावरण, वन रोपण और जल संचयन के लिए ऋण लेना चाहता हो। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अगुआरा किला, जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकों को दर्शाने वाला एक स्मारक है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मैंने पहले भी बताया है, ये गोवा में। किला वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, खास करके इस बार के एमटीएस की जो एग्जाम होगी वहां पे इसलिए आएगी क्योंकि आपको पता होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई 2025 में शिवाजी महाराज के क्रियाकलाप से जुड़े हुए कितने किलाओं को यूनेस्को में शामिल किए गए। ठीक है, यूनेस्को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बताना जिनको भी यहाँ पे आंसर डिमांड है आपसे। ठीक है, तो बताना भाई कितने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अगवारा का किला गोवा में स्थित एक ऐतिहासिक पुर्तगाली किला है, जिसे पुर्तगाली ने 1609-1612 के बीच मंडावी नदी और अरब सागर के संगम कोंडोलम बीच पे, है ना, डच लोगों से बचाव के लिए बनाया था। तो यहीं पे कई बात उभर करके आता है, अगवारा का किला कहाँ पे है, गोवा में है।
कौन से बीच पे है? कंडोलिम बीच में है ना। अरब सागर तो समझ ही जाएंगे कि इंडिया को जो धोता है अरब सागर ही धोता है और बंगाल की खाड़ी ही धोता है, ठीक है। तो गोवा में है तो पश्चिमी तट पे आ गया तो भाई अरब सागर ही होगा, तो इसको तो समझने की कोई फेरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जिंजी का किला, ये जिंजी का किला तमिलनाडु के विलपुरम जिले में स्थित है। जिंजी किला 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रगिरी। उदयगिरी का कहाँ है? खंडहर। उदयगिरी का खंडहर कहाँ है? चलिए फिर से पूछता हूँ, उदयगिरी का खंडहर कहाँ है? जो भी बच्चे को आता हो जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी इनसे घिरा हुआ है ना। इसे ईस्ट ऑफ ट्रॉय भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण मूलतः कोनार राजवंश किया था, बाद में इसे विजयनगर साम्राज्य ने किले का पुनर्निर्माण करवाया और बाद में शिवाजी महाराज ने अपनी क्रियाकलाप के लिए इस किले को जो है प्रयोग किया, ठीक है भाई। इसके अलावा जंजीरा का किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरूद के पास स्थित है और ये जंजीरा के किला के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी किला है जिसपे आज तक कोई भी आधिपत्य नहीं जमा पाया, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित जो है पहला किला माना जाता है, जो मद्रास चेन्नई के अंदर स्थित है ना। 1640 से 42 में बनाया गया था। संप्रक्रम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए आप संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भैया है ना, H2SO4 सभी प्रकार के जो है बैटरी में आप H2SO4 जो सेकेंडरी बैटरी होता है वहां पे आप भरते हो, है ना। इसके अलावा H2SO4 को अम्ल का राजा कहा जाता है, अम्ल का राजा कहा जाता है ना, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। जो अम्लराज समझ रहे हैं ना, ये अम्लराज नाम सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अम्लराज जो है ये सोना को घुलाने वाला एक लिक्विड होता है, ठीक है भाई। इसके अलावा अमोनिया NH3 है ना, अमोनिया NH3। कृत्रिम घी डलडा आपने गांव घर में देखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, ठीक है, जो पेट से निकलता है और जो रोगाणु वगैरह, जीवाणु वगैरह भोजन के माध्यम से पेट में चले जाते हैं तो उनको है ना निष्क्रिय करने के लिए जिम्मेवार है, मारने के लिए जिम्मेवार है। अमोनिया का निर्माण हाइवरवाश विधि द्वारा किया जाने पर Fe यानी लोहा का चूर्ण जो है कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है आप सभी को, उत्प्रेरक क्या होता है पता होना चाहिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को फास्ट कर देते हैं, अभी उत्प्रेरक कहलाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की जो प्रोसेस होता है उसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो हमारे शरीर को रोगजनक जीवाणु को मारने में मदद करता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। मुझे याद है मैं 2010 में बनारस में परीक्षा देने गया था, CHSL का गया था परीक्षा देने। वहां पे कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज है, उसमें मैं गया था परीक्षा देने। ये बनारस कैंट स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे है, ठीक है, जो भी बनारस के आसपास होंगे पता होगा। तो वहां पे मुझे क्वेश्चन पूछा था साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तब 50 नंबर की जीके होती थी, है ना। तो भाई मैंने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया और नया नया तैयारी करने आया था, ठीक है। मुझे लगा कि इतना इजी थोड़ी होगा साबुनीकरण, मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है भाई। तो होता है, गिरते गिरते ही आदमी सीखते हैं, है ना। बस अपनी एक फॉल्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, सबके साथ होता है ऐसा शुरुआत में ना। तो पढ़ेंगे अच्छे से तो सब कुछ धीरे धीरे जो है इस प्रकार की बचकाना चला जाता है। चलिए, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने अभी बताया क्या होता है, HCl होता है। इसके कई सारे रोल हैं, लेकिन एक रोल ये भी है कि खाने के माध्यम से कोई भी अगर अवांछित पदार्थ आपके खाने में कोई जीव चले जाते हैं जैसे जीवाणु वगैरह, तो उसको निष्क्रिय करता है। सबसे प्रचुर मात्रा में ज्वालामुखी गैस जलवाष्प, 60% से अधिक। ज्वालामुखी जो होती है उसमें गैस तो बहुत सारे होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जलवाष्प होती है, सबसे ज्यादा जलवाष्प होती है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं, जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उनमें सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता कौन दर्शाता है, तो भी जलवाष्प ही आंसर होगा। और सबसे ज्यादा जो उपलब्ध है ग्रीन हाउस गैस में वो भी जलवाष्प ही है, ठीक है। तो जलवाष्प से कई क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वाष्पोत्सर्जन भी जो होता है ना वो जलवाष्प के रूप में ही निकलता है, तो जलवाष्प अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल में pH वैल्यू 5.6 से कम होने लगे तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं।
कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जलवाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जो है ये जलवाष्प है। जलवाष्प के बारे में अभी सभी चीज बता दी है। बहुत ज्यादा विचलन दर्शाता है, बहुत ज्यादा उपलब्धता होती है, वाष्पोत्सर्जन में निकलती है और आपके जो है क्या बोलते हैं ये ज्वालामुखी के दौरान भी सबसे ज्यादा यही गैस निकलती है। ओजोन, ओजोन का संकेत O3 होता है। परमाणु भार जो है इसका आपने कर लेना है 16/48 कर लेना है। ओजोन कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया था कि पहले ऑक्सीजन के अणु जो है अल्ट्रावायलेट है ना, ऑक्सीजन के अणु जो है अल्ट्रावायलेट रेज की अनुपस्थिति में सिंगल O में विभक्त हो जाते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया होती है और ये विभक्त हुआ ऑक्सीजन जो है फिर से ऑक्सीजन के अणु के साथ संपर्क करता है और तब आपका O3 का निर्माण करता है, यानी एक बार वियोजन और एक बार संयोजन अभिक्रिया होता है तब आपके O2 का निर्माण होता है। OT की पूरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया था। ये चांदी के चमक को मतलब कमजोर करता है और अगर आदमी भी इनके संपर्क में डायरेक्ट जाए तो कई सारे बीमारी का कारण बनता है, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन का परत, है ना, जो कहां पे समताप मंडल में स्थित है, इसीलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक वर्ष हम 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस को जो है मनाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है ये तो हानिकारक, लेकिन इसके बिना जिंदगी भी तो नहीं चलेगा। अगर ये गैस की उपलब्धता बिल्कुल शून्य हो जाए तो कहीं अगर आग लग जाए तो कभी बुझेगा ही नहीं, यानी सब कुछ राख एक माचिस की तीली से, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन में काम करता है, पेय पदार्थ बनाने में जो ठंडा पेय पदार्थ होता है वहां पे काम आता है, पेड़ पौधों में जो है शोषण के दौरान है ना इनपुट मटेरियल के तौर पे कार्य करता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस है, ये आपके पहले जो है शल्य चिकित्सा में इस्तेमाल होता था, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। शल्य चिकित्सा में यानी जो आपके ऑपरेशन वगैरह होता है वहां पे इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में किया जाता था, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। N2O इसका सूत्र होता है, NO2 नहीं N2O, है ना। इसके अलावा मीथेन, इसे मार्स गैस कहा जाता है या दलदली गैस कहा जाता है, इसका जो संकेत होता है CH4 होता है। ये एल्केन का जो है कॉमन फैक्टर है पहला, एल्केन में CnH2n+2 में आप n का मान वैल्यू 1 रखेंगे तो CH4 आएगा, तो ये एल्केन का पहला है मीथेन, इसे मार्स गैस या दलदली गैस कहा जाता है ना। एक अच्छा ईंधन है। इसके अलावा CFC आप नीचे देख रहे हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो आपके ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष कितनी है, तो 10 से 19 वर्ष कितने है भैया 20.9% है, माफ कीजिए। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी। अभी तो नया डाटा आ जाएगा कुछ महीनों में, मुझे लग रहा है ये पूरा साल लग जाएगा। इसके अलावा जो पुरुष है 51-54 और महिला जो है 48.46% था। ठीक है भाई, कुल जनसंख्या में 0.6 वर्ष के जो आयु के बच्चों का अनुपात है 13.1 था, जबकि 2001 में यह 15.9% था, यानी बच्चों का जो रेशियो है वो कुछ ना कुछ घटा था 2011 के जनगणना में, पिछले जनगणना यानी 2001 के जनगणना के तुलना में। अब यहाँ पे विभिन्न आयु वर्ग और उनके परसेंटेज वाली जो है हम देख लेते हैं 2011 के अकॉर्डिंग, आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। देखिए जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन को रखा था कि भाई मैंने क्या रखा था भाई, इस क्वेश्चन को क्या था, क्वेश्चन का बेस क्या है, ये क्वेश्चन का बेस क्या है, यहाँ पे जरा देखेंगे 10 से 19 वर्ष 20.9% है ना, तो यहाँ से आप 10 से 19 वर्ष में जोड़ लीजिए। देखिए ये जो है थर्ड वाला जो रो है यहाँ 10 से स्टार्ट होगा और यहाँ से 19 खत्म होगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो वही आंसर आएंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको कोई भी वर्ग की पूछे आप आंसर दे देना। 0 से 4 वर्ष के पूछे तो 9.32%, 5 से 9 पूछे तो 10.48। अब मान लीजिए 0 से 9 पूछ दिया तो इन दोनों को एक जोड़ लो, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि अभी एग्जामिनर जनगणना को पूछते पूछते उनके कोर्स खाली हो गए हैं, तो वो चाहता है कि मैं कौन सा पूछूं जो बच्चे जवाब न दे पाए, तो यही पूछते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कंटेंट नहीं लेंगे, है ना। इनके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 65 वर्ष है ना, बहुत लगभग 65 वर्ष है। 2001-2011 में प्रतिशत वृद्धि 17.64 रहा था, है ना, और महिलाओं में और पुरुष में अलग अलग पूछे तो पुरुषों में थोड़ा सा कम रहा था 17-19 और महिलाओं में थोड़ा 18.12 रहा था। इससे पता चलता है कि जो हमारी लिंगानुपात है वो थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है। परसेंटेज ग्रोथ इन लिटरेसी ड्यूरिंग 2001-2011 इज, है ना, इतना। ठीक है, ये आपका परसेंटेज ग्रोथ है लिटरेसी, है ना। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता ओवरऑल 74.4%, महिला का अलग 65-46 और पुरुष का 42-14। ऊपर में जो है ग्रोथ है, ठीक है, और ये है 2011 में कितना ऊंची दर्शा रहा है। इसके अलावा चागोस द्वीप मूल रूप से ... के बीच एक विवादित क्षेत्र है।
चागोस द्वीप समूह जो है ये यूनाइटेड किंगडम तथा मॉरिशस के बीच जो है एक विवादित द्वीपों की पट्टी है, लेकिन अब इस पे अधिकार जो है एक समझौता के तहत मॉरिशस का हो गया है, लेकिन फिर भी जो यूनाइटेड किंगडम है वो आपको डियागो गार्सिया पे अधिकार अपना बनाया रखेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको नीचे पढ़ेंगे समझ में आएगी। चागोस द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति, इसमें 58 द्वीप शामिल है। आपसे कल होके पूछा जा सकता है कि भाई चागोस द्वीप समूह में यानी आर्किपेलागो में कितने आइलैंड है, तो आप कहेंगे 58 आइलैंड है ना। ये किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। एक समझौते के माध्यम से मॉरिशस को डिएगो गार्सिया द्वीप को छोड़कर सभी शेष द्वीपों पर पूर्ण संपूर्णता प्राप्त हो गई है, लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया जो हिंद महासागर में स्थित है इस पे अभी भी अधिकार जो है ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का। मॉरिशस की राजधानी भी पूछे जाते हैं क्योंकि अलग टाइप का थोड़ा नाम सुनने में लगता है, पोर्ट लुइस होते हैं, है ना। एक अगला है स्प्रेटली द्वीप समूह, है ना। दक्षिण चीन सागर में 100 से ज्यादा टापुओं, चट्टानों और एटोल का एक समूह है। चीन, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनई ये सब जो देश है इस पे अपना ताल ठोकता है कि हमारा है हमारा है, तो ये भी एक विवादित द्वीप समूह है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इन चारों पांचों देश में से कोई भी 2 देश हो सकता है या फिर 3 देश हो सकता है आपके एग्जाम में, है ना। इसके अलावा कुरिल द्वीप, ये विवाद है रूस और जापान के बीच, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और ये रूस और जापान के बीच एक विवादित पट्टी है। फॉकलैंड द्वीप, है ना, इसकी स्थापना अंग्रेजों ने किया था, मतलब बसाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप रेलवे पूछता है फॉकलैंड द्वीप को कौन बसाया था, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस प्रकार से, तो अंग्रेज आंसर होगा। फॉकलैंड द्वीप विवाद यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कच्छे थेबू, ये तो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं अब तो, है ना, तो ये भारत और श्रीलंका का जो है ना, एक विवादित पट्टी है। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीते, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है ये, ठीक है, ये भी दिल्ली में हुआ था। 134 पदक जीता है इंडिया ने इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहीं तो कराया, याद आ रहा है। भारत ने नई दिल्ली भारत में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, 134 पदक। पदक की जो है रेशियो 45 गोल्ड है, 40 सिल्वर है और 49 जो है ब्रांज है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, अभी आपने ये जो देखा 134 पदक वाला, ये पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो दोनों में फर्क होती है भाई, है ना। तो ये जो है सितंबर अक्टूबर में आपके दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में कराए गए हैं, जहां भारत को 18 पदक प्राप्त हुआ है, 6, 7 और 5 के रेशियो में। और रैंक की बात करें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो भारत के दिल्ली में हुए हैं, तो इसमें जो है भारत को 10वां रैंक दिया गया है। दिल्ली वो जगह है जहां पे आपके काफी सारे इंटरनेशनल खेल होती रहती है ना, खास करके, है ना, पुरुष वाला। ठीक है मेरे भाई, महिला वाला भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था हाल फिलहाल, हालांकि, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 मार्च 2025 में दिल्ली में ही कराए गए हैं, और इसके विजेता पहले इवेंट के जैसा ही हरियाणा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 से स्टार्ट हुआ था, है ना। पहला इवेंट के विजेता भी हरियाणा रहा था और सेकेंड इवेंट के विजेता भी हरियाणा रहे हैं, ध्यान रखना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो हुआ है ये टोक्यो जापान में हुआ है, जहां पे हमारा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है, इसीलिए बताना सही नहीं, लेकिन वेन्यू का नाम बता दिया हूं। तो ये थे भैया आज के वीडियो के लास्ट प्रश्न, लास्ट आंसर, लास्ट पॉइंट, लास्ट बात। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए आप व्हाट्सएप पे जाके कंटेंट बाय कर लेंगे और अपने जर्नी को लास्ट अंजाम तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।